हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडीशिप विद हक सिस्टर। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंग्लैंड लिटरेचर ऑफ 19th सेंचुरी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस टॉपिक को डिस्कस करना शुरू करते हैं। ये जो 19th सेंचुरी की बिगिनिंग में दो मूवमेंट या दो लिटरेरी मूवमेंट जो है, दो पीरियड जो है 19th सेंचुरी में इमर्ज हुआ था। सबसे पहला पीरियड को हम लोग कहते हैं रोमांटिक पीरियड, सेकेंड पीरियड को विक्टोरियन लिटरेचर या विक्टोरियन पीरियड। रोमांटिक पीरियड जो 1798 से स्टार्ट हुआ था और 1837 तक इसकी लाइफ स्पैन चली। सेकेंड पीरियड विक्टोरियन लिटरेचर ये 1832 से स्टार्ट हुआ था और 1901 तक इसकी टाइम पीरियड थी। 19th सेंचुरी को कुछ क्रिटिक्स ने गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा है आफ्टर एलिजाबेथन पीरियड। इस पीरियड को कैरेक्टराइज करने के लिए हम लोग कह सकते हैं कि इस पीरियड कि मेन फीचर्स एजुकेशन और लिटरेसी थे, एज वेल एज लोगों के मन में भी ये काफ़ी इच्छा जग रही थी कि वो क्वेश्चन करें रिलीजन और पॉलिटिक्स को। काफ़ी चेंजेस आ रहे थे पॉलिटिकल और सोशल लाइफ में इंग्लैंड में, एज वेल एज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी। साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के इमर्जेंस से एक मॉडर्न नेशनलिज्म जो है इमर्ज होके आ रहा था और यूरोपियन का जो कोलोनाइजेशन का जो प्रोसेस था वो फर्दर बढ़ रहा था। जैसे कि उन्होंने अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और फार ईस्ट को और मोस्टली बहुत सारे नेशन जो है कॉलोनाइज हो चुके थे। विक्टोरियन एरा में बहुत सारी इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल डिस्कवरीज और इंडस्ट्रियलाइजेशन में ये सारे स्पेयर्स में काफ़ी ग्रोथ हुए थे। बहुत सारे राइटर जो है वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की पॉजिटिव एज वेल एज द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को भी अपनी राइटिंग में शो करते थे, वंडर एज वेल एज ट्रबल्स। ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड पब्लिकेशन सच एज मार्क्स और एंगल की कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो कि 1848 में पब्लिश हुई थी, एज वेल एज द डार्विन की ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज जो कि 1859 में पब्लिश हुई थी, वो एक कैटलिस्ट सर्व करती है जिसकी वजह से काफ़ी पॉलिटिकल एज वेल एज रिलीजियस कंट्रोवर्सीज राइज हुए। तो 19th सेंचुरी के सोशल बैकग्राउंड को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम टॉपिक जो है वो पॉलिटिकल कंडीशन को पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पीरियड फॉल अंडर द रेन ऑफ द क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया इस वक्त की रानी थी। इनका जो एम्पायर है वो लॉन्गेस्ट एम्पायर है ब्रिटिश हिस्ट्री में। विक्टोरिया जो है वो क्वीन कब बनी थी, जब उनके अंकल विलियम IV की डेथ हुई थी और उसके एक हफ्ते के बाद वो 18 की होने के बाद उन्हें थ्रोन पर बैठा दिया गया। उनकी जो गवर्नमेंट है उसमें विग प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था लॉर्ड मेलबॉर्न, जिनसे वो काफ़ी क्लोज थी। लेकिन 2 साल के अंदर ही अंदर वहाँ से लॉर्ड मेलबॉर्न ने रिज़ाइन दे दिया। उसके बाद टॉरी पॉलिटिशियन थे जिनका नाम था सर रॉबर्ट पील, वहाँ पर उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री बनाई। क्वीन विक्टोरिया की पूरे रेन में उन्होंने डिग्निटी और डेकोरम को मेंटेन करके रखा। उनके डायनेस्टी के दौरान ही फर्स्ट ओपियम वॉर भी फॉट हुआ जो कि ब्रिटेन और चाइना की किंग डायनेस्टी के बीच में ये वॉर था। इस वॉर का कॉज ये था कि ब्रिटिश ने ओपियम के एक्सपोर्ट को बंद कर दिया था चाइना। फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर भी क्वीन विक्टोरिया के रिजाइन में ही लड़ी गई थी। वन ऑफ द फर्स्ट मेजर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ब्रिटेन एंड रशिया ग्रेट गेम ऑल्सो फॉट ड्यूरिंग दिस पीरियड। रशिया और ब्रिटेन के बीच में एक ग्रेट गेम नाम की भी एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी जो कि इसी पीरियड में फॉट की गई थी। 1840s में विक्टोरिया ने जर्मन के प्रिंस अल्बर्ट से शादी की। 1861 में प्रिंस अल्बर्ट की डेथ हो गई। क्वीन विक्टोरिया इसकी वजह से काफ़ी डिप्रेस्ड हो गई और उन्होंने अपने आप को कम्प्लीटली पब्लिक लाइफ से विड्रॉ कर लिया। पॉलिटिकल कंडीशन पढ़ने के बाद अब हम सोशल कंडीशन के बारे में बात करेंगे। विक्टोरियन एरा में मिडिल क्लास डोमिनेंट क्लास थे और इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस था इंग्लैंड के सोशल लाइफ में। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से मिडिल क्लास में राइज हो रहे थे। मिडिल क्लास काफ़ी ज़्यादा तादाद में इंग्लैंड में पाए जाते थे और इनका काफ़ी सिग्निफिकेंट इफेक्ट था सोशल स्ट्रैटा में भी, जैसे कि कल्चरल नॉर्म्स, लाइफस्टाइल, वैल्यूज़ एंड मोरालिटी। विक्टोरियंस लोगों का जो खुद का सोशल क्लास था वो काफ़ी क्लियरली डिफाइंड था। वर्किंग क्लास जो है वो 3 लेयर्स में डिवाइडेड थे। जो लोएस्ट थे वो वर्किंग मैन और लेबरर्स थे। उसके बाद वाले लेयर्स में इंटेलिजेंट आर्टिशंस आते हैं और उनके अबव एजुकेटेड वर्किंग मेंस। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल इनोवेशन, ये सारे की वजह से प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो गई थी और ये सारे चीज़ पॉसिबल थे फैक्ट्री सिस्टम से। ये सारे डेवलपमेंट्स के लिए लोगों को काफ़ी सोशल कॉस्ट को भी
उठाना पड़ा, मतलब कीमत चुकानी पड़ी। जैसे कि डिह्यूमनाइजेशन काफ़ी कॉमन हो चुका था, चाइल्ड लेबर वाइड स्प्रेड था, पॉल्यूशन बढ़ चुका था, ग्रोथ ऑफ सिटीज़, ऐसे सिटीज़ काफ़ी उभर कर आ रहे थे जहाँ पर पोवर्टी काफ़ी थी, डिजीज़ फ्लरिश कर रहे थे। चाइल्ड लेबर और पोवर्टी जो है वो रूरल लाइफ की भी फीचर्स थे, जहाँ पर फार्म वर्क्स हुआ करते थे, वहाँ पर लेबर्स को काफ़ी देर तक हटाया जाता था और लो पे किया जाता था, और हर वेदर में उन्हें बेरहमी से उनसे काम लिया जाता था। विक्टोरियन पीरियड में आइडियल फैमिली वही हुआ करते थे जिनकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट हुआ करती थी, और क्वीन विक्टोरिया उनकी फैमिली जो है एक रोल मॉडल प्रोवाइड करती थी नेशन को कि हमें फैमिली में कैसे रहना चाहिए। वुमेन जिनको एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो घर में रह के बच्चों को बड़ा करे या फैमिली को सर्व करे, मगर रियलिटी काफ़ी अलग था पुअर फैमिलीज़ के लिए, जहाँ पर वुमेन को भी काम करने के लिए बाहर भेजा जाता था। बहुत सारी सिंगल मिडिल क्लास वुमेन जो थी वो भी वर्क के लिए बाहर जाती थी। इंपॉर्टेंट रिफॉर्म जो इस पीरियड में आया था वो है चाइल्ड लेबर सेफ्टी इन माइंस एंड फैक्ट्रीज एक्ट। इस पीरियड के दौरान पब्लिक हेल्थ के ऊपर भी काफ़ी फोकस किया गया था, साथ ही साथ स्लेवरी को एंड करने के लिए एक न्यू लॉ बनाया गया था। एजुकेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, बाई 1880s एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया था हर एक बच्चों को, जो जिनकी एज जो है 10 साल तक है। 1832 में एक न्यू एक्ट आई, फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट, जिसमें जितने भी मिडिल क्लास मैन हैं उन्हें वोट करने का अधिकार दिया गया। 1833 में ब्रिटेन में स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया गया। नेशन में चाइल्ड लेबर को रेगुलेट करने के लिए फैक्ट्री एक्ट निकाला गया। 1834 में पुअर लॉ अमेंडमेंट एक्ट आई, जिसकी वजह से लोगों पुअर पीपल जिनके पास रहने को जगह नहीं है उनके लिए वर्क हाउसेस बनवाया गया। इसी पीरियड में 1871 में ट्रेड यूनियन एक्ट आया, जिसने लेबर को ये हक दिया कि वो अपने आप को, अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हम लोगों ने पॉलिटिकल और सोशल कंडीशन कर लिया, अब हम लोगों की बारी है रिलीजियस कंडीशन को पढ़ने के लिए। रिलीजियस कंडीशन, विक्टोरियन एज के दौरान रिलीजन जो है एक कंट्रोवर्शियल मैटर था ब्रिटेन में। 19th सेंचुरी में एक बुक इमर्ज होकर आई थी जिसका नाम था कॉमन प्रेयर, जिसे ट्रांसलेट किया गया था 1549 में। ये बुक जो है वो एक फाउंडेशन लेगी एंग्लिकन क्रिश्चियन वर्शिप के लिए। इसकी वजह से जो वर्शिप थे या क्रिश्चियन सेक्शन थे वो उसमें काफ़ी हद तक चेंजेस आए। रिलीजन जो है डाइवर्सिफाइड हो चुका था, साइंस जो है सडनली वो थ्रेड बन चुका था इंग्लैंड के चर्च के लिए। ब्रिटेन के जितने भी ब्रिटॉन्स मतलब जो वहाँ पर रहते थे वो लोग क्रिश्चियन थे। देयर वाज सम रिलीजियस डाइवर्सिटी, मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो क्रिश्चियन हुआ करते थे, मगर इस दौरान रिलीजियस डाइवर्सिटी काफ़ी हद तक डाइवर्स होते जा रहा था रिलीजन। जैसे कि ब्रिटेन जो है अब वो सिर्फ प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच का ये डिवीज़न इस जगह पे नहीं रह रहे थे, मगर बहुत सारे अदर सेक्शन भी है इस दौरान जो है इमर्ज होकर आ रहे थे। जैसे कि प्रोटेस्टेंट में ही एक अलग सेक्शन था, नॉन एंग्लिकन प्रोटेस्टेंट्स, जैसे कि उनका नाम है मेथोडिस्ट, रोमन कैथोलिक्स एंड अदर। ये लोग ऐसे सेक्शन थे जो कि प्रोटेस्टेंट से अलग थे। इस एरा में रिलीजन एक बैटल ग्राउंड था। चर्च ऑफ इंग्लैंड वो एक सोल रिलीजियस फोर्स नहीं था, अब कई सेक्शन इमर्ज होकर आ रहे थे रिलीजन में। इवेंजलिस्ट, लिबरल्स, कैथोलिक्स, ये लोग डिफरेंट सेक्शन थे एक ही कंट्री के अंदर। विक्टोरियंस जो है वो काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे थे साइंस के डेवलपमेंट को। बेस्ट नोन विक्टोरियन साइंटिफिक डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ये जो थ्योरी है जनरली इसे क्रेडिट किया जाता है चार्ल्स डार्विन को, जिन्होंने इस थ्योरी को थियोराइज किया। 3 प्रोमिनेंट सेक्शन जो कि चर्च में भी आ चुके थे, जैसे कि लो चर्च, हाई चर्च एंड ब्रॉड चर्च। लो चर्च, जिन्हें हम टाउन चर्चेस के नाम से भी जानते हैं, ये जनरली ब्रिटेन की कंट्री साइड में पाए जाते थे। ये एक ऐसे चर्च हुआ करते थे जहाँ पर रिलीजियस ट्रेडिशन को काफ़ी प्रैक्टिस किया जाता था। लोगों का काफ़ी अद्भुत विश्वास था चर्च के ऊपर, गॉड के ऊपर। उनका मानना ये था कि चर्च को अटेंड करना वो काफ़ी बेटर है इंडस्ट्रियल टाउन को अटेंड करने से। विद इन द लो चर्च के अंदर इवेंजेलिकल मूवमेंट जो है वो मोमेंटम गेन कर रहा था। जो इवेंजेलिकल मूवमेंट को प्रैक्टिस करते थे उनका ये मानना था, बाइबल बेस्ड क्रिश्चियन फेथ के ऊपर उनका काफ़ी भरोसा था, मतलब वो बाइबल को ही अपना सोर्स मानते थे गॉड तक पहुँचने। ये लोग का ये मानना था कि जो बाइबल है वो वर्ड्स ऑफ गॉड है, मतलब गॉड ने अपनी जितने भी कमांड्स, जितने भी इंस्ट्रक्शन है वो सारे उन्होंने इस बाइबल के अंदर लिख दिया है। सेकेंड कैटेगरी जो था वो था हाई चर्च का। हाई चर्च ऐसे चर्च हुआ करते थे जो कि ऑक्सफोर्ड मूवमेंट में काफ़ी इंगेज थे। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, ये जो मूवमेंट था वो हाईली कंसर्न था कि चर्च को किस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था।
ये जो मूवमेंट था ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, ये यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में डेवलप हुआ था, इसीलिए इसका नाम ऑक्सफोर्ड मूवमेंट रखा गया 1833 में। ये जो मूवमेंट था वो एज अ प्रोटेस्ट स्टार्ट किया गया था अगेंस्ट द गवर्नमेंट। हाई चर्च जो है वो काफ़ी रिचुअल्स के ऊपर फोकस करते थे, चर्च प्रैक्टिसेस के ऊपर, जिसकी वजह से नए नए कन्वेंशन जो है इमर्ज हुए और लोगों ने उस न्यू कैथोलिक कन्वेंशन को अडॉप्ट किया। लास्ट कैटेगरी है द ब्रॉड चर्च की। ब्रॉड चर्च जो है वो रिलीजियस लिबरल्स थे उस वक्त में। ये एक ऐसे ग्रुप थे जिन्होंने ना ही तो फर्स्ट वाले ग्रुप को सब्सक्राइब किया था, ना ही सेकेंड वाले को। ये कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने ना ही हाई चर्च, ना ही कैथोलिज्म या ना ही इवेंजेलिकलिज्म को सब्सक्राइब किया था। ये जो ब्रॉड चर्च थे वो काफ़ी हद तक आज के मेन स्ट्रीम प्रोटेस्टेंट चर्च से काफ़ी हद तक रिजेंबल करते हैं। इस दौरान लोगों के अंदर काफ़ी गुस्सा था रिलीजन को लेकर, क्योंकि ये रिलीजन काफ़ी डाइवर्सिफाइड हो चुका था। और इस तरह की जो एजिटेशन है उसे हम देख सकते हैं इलियड की मिडल मार्च में, जिसमें जितने भी कैरेक्टर है वो एक प्रोविंशियल टाउन में रहते हैं और वो टाउन काफ़ी हद तक डीपली रूटेड होता है रिलीजन के ऊपर। तो ये थी हमारी रिलीजियस सेक्शन कि उस पीरियड में रिलीजन का क्या कंडीशन था। तो ये थी हमारी रिलीजियस कंडीशन ऑफ 19th सेंचुरी। फर्दर हम लोग इकोनॉमिकल कंडीशन को डील करेंगे। इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ 19th सेंचुरी। इकोनॉमिक कंडीशन को हम शुरू से एनालाइज करते हैं कि क्या प्रॉब्लम था, कैसा था। जो टाइम पीरियड था 1830 से और 1840s के बीच में, ये जो टाइम था वो मार्क किया जाता है अनएम्प्लॉयमेंट, पोवर्टी, राइट्स, स्लम्स इन लार्ज सिटीज़ एंड वर्किंग कंडीशन फॉर द वुमेन एंड द चिल्ड्रन वेर टेरेबल। फिर उसके बाद जो पीरियड आता है मिड विक्टोरियन पीरियड, जैसे कि 1848 से 1870 के बीच की टाइम पीरियड। ये एक ऐसा टाइम पीरियड था जिसमें काफ़ी प्रॉस्पेरिटी, इम्प्रूवमेंट, स्टेबिलिटी और ऑप्टिमिज्म था। 19th सेंचुरी में काफ़ी ड्रामेटिक वे में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ। इंग्लैंड जो है वो काफ़ी स्पीडली मूव कर रहा था, आगे बढ़ रहा था यूरोप की मोस्ट स्टेबल और प्रॉस्पेरस कंट्री बनने की उम्मीद में। जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन थी, द रेलवे एज, स्टीम इंजन्स, ये सारे जो है माइंस, फैक्ट्रीज और शिप्स में यूज़ किए जाने लगे थे। डिस्पाइट द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, फैक्ट्रीज, मिल्स, माइंस एंड वर्कशॉप, इंग्लैंड जो है वो जनरली अभी भी इंटायरली जो है वो एग्रीकल्चर कंट्री था। द इंग्लिश कंट्री साइड वॉज अ पार्ट ऑफ एवरी वंस एग्जिस्टेंस। मतलब इंग्लिश की कंट्री साइड में जो खेती बाड़ी होती थी वो खेती बाड़ी लोगों का मेन सोर्स हुआ करता था इनकम। द एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया था हमारी सोसाइटी को। न्यू मेथड ऑफ फार्मिंग जो है वो फार्मिंग को इतना प्रॉफिटेबल बना चुका था, इससे पहले ऐसा प्रॉफिट कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया गया था। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हाउएवर वाज जस्ट बिगिनिंग to bring the dirt and squalor, ugliness and the crime into the lives of the poor, whom circumstances forced to live and work in the mills and factories of the new towns. Industrial revolution एक शुरुआत थी लोगों की ज़िंदगी में स्क्वालर, डर्ट, अगलीनेस, क्राइम लाने की, जनरली पुअर लोगों की ज़िंदगी में, जहाँ पर सर्कमस्टांसेस ने उन्हें फोर्स किया था कि वो मिल्स और फैक्ट्रीज़ में वर्क करे, वो भी एक मिजरेबल कंडीशन में। इस पीरियड में अर्बन ग्रोथ भी काफ़ी रैपिडली हो रहा था, जैसे कि न्यू फैक्ट्रीज़ में स्टीम पावर को यूज़ करना, अदर डिस्कवरीज भी की गई जैसे कि बैटरी, टेक्सटाइल मिल्स और साथ ही स्प्रेड ऑफ द रेलवेज लाइन ड्यूरिंग द 1830s एंड 40s। इकॉनमी काफ़ी ग्रीव हो रही थी 1846 में बिकॉज ऑफ द फ्री ट्रेड। सैलरीज जो होते थे लोगों की वो काफ़ी लो हुआ करते थे, इसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ जो है काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो गए थे इन द टर्म ऑफ एक्सपोर्ट। द बेसिक फॉर द ग्रोथ जो मतलब बेसिक इंडस्ट्रीज़ हुआ करते थे वो 3 इंडस्ट्री थे, कोल माइनिंग, आयरन फाउंड्री एंड कॉटन इंडस्ट्री। ब्रिटिश की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी एक्सपैंड हो रही थी। ब्रिटेन जो है वो रिचेस्ट कंट्री बन चुका था वर्ल्ड में, मगर बहुत सारे लोग जो है वो अभी भी लॉन्ग आवर्स में काम कर रहे थे इन अ हार्श कंडीशन। येट ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग वेर राइजिंग, मगर लोगों के जो रहने का तरीका था वो काफ़ी राइज हो रहा था। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ जो है नॉट ओनली हैड अ होम, सिर्फ और सिर्फ उनके पास घर नहीं होता था या एनफ टू ईट, या खाने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं होता था, बल्कि उनके पास ऐसा इतना भी बचता था पैसा कि वो अल्कोहल, टैबको और इवन द वैकेशन मतलब कंट्री साइड में जाके अपनी गर्मियों की छुट्टियाँ या ठंडों की छुट्टियाँ को बिता सके। रिलेटिव प्रॉस्पेरिटी मीन्स ब्रिटेन जो है वो सिर्फ और सिर्फ शॉपकीपर्स का नेशन नहीं था, अब वो शॉपर्स का भी नेशन बन चुका था। तो ये थी विक्टोरियन पीरियड की सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस कंडीशन। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। उसके बाद वाले सेक्शन में मैं 19th सेंचुरी की लिटरेचर जो स्पेशली पोइट्री के बारे में सिलेबस में दिया गया है उसे मैं कवर करूँगी। तो उस वीडियो के लिए हमारे चैनल में प्लीज़ ट्यून रहे। तब तक के लिए स्टडी वेल।